गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और कुछ क्वेश्चन जो बचे हों उनको आप कर रहे थे। अब हम इसमें आते हैं अगले अपनी स्टेप में। जो हमारा अगला यहाँ पे कंटेंट है वो है अपरिमेय संख्या। बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम जान लें कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इससे पहले हम परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि जो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं का ठीक अपोजिट होती है। यानी कि हिंदी भाषा में परिमेय अपरिमेय विलोम शब्द है एक दूसरे के। तो हिंदी भाषा का यूज भी गणित में करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी का यूज गणित में नहीं है और गणित का यूज हिंदी में नहीं है, हर जगह है। सारे विषय एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो किस प्रकार से, मैंने आपसे बताया था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, पहले बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एकदम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। परिमेय संख्याओं को हम पढ़ते थे P/Q वेयर Q इज नॉट 0। ये हमारी परिमेय संख्याएं होती थी। यानी और जहां पर P एंड Q आपके बिलोंग करते थे नंबर्स में, क्या है, पूर्णांक है, ये इंटीग्रल्स है। P और Q क्या है, इंटीग्रल्स है, ये जीरो नहीं होंगे, इंटीग्रल्स जीरो को हटा के। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं, तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, वे संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों की इस श्रेणी में हम उन संख्याओं को रखते हैं। एक तो हमारा स्टेप हो गया, जैसे कि जो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है और उनका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो आपकी डेसिमल के साथ बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो उन्हीं संख्याओं को हम रखते हैं परिमेय संख्याओं के रूप में, अपरिमेय संख्याओं के रूप में। जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करें, √2, √3, √5, √6 डॉट। ये सारी संख्याएं आपकी लाइन लाइन क्या होती हैं, ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे पाई को भी जोड़ देते हैं। ये पाई आपका अपरिमेय होता है, किंतु आपने पाई के दो मान पढ़े। एक पढ़ा है पाई का वैल्यू पढ़ा है, आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 8 में। एक पाई की वैल्यू होती है 22/7 और एक होती है पाई की वैल्यू 3.14, जो आपने पढ़ रखी है। जानकारी के लिए, पाई के असंख्य मान होते हैं, इतने मान होते हैं पाई के कि आप उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि उन मानों का समुच्चय नहीं बना सकते, उन मानों को एकत्र नहीं कर सकते हैं। ये दो मान पढ़ रखे हैं। अब अगर हम बात करें इस मान की, यहाँ पे इस वैल्यू की, तो डिफरेंस है यहाँ पे। ये आपकी परिमेय संख्या है, ये क्या है, ये परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय है। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कायदे से। अक्सर क्लास 9th में, 10th में और अपर लेवल की एग्जाम्स में, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे 9th हाई स्कूल का सिलेबस अधिकतर आता है। तो ये जो पाई संबंधित प्रश्न है रिपीट होता रहता है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो आपका, चाहे अन्य जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सब में ये अपरिमेय संख्या का प्रश्न आएगा तो पाई से ही आएगा। ये बात नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे आप समझ गए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अब परिमेय संख्याएं भी हमने रिपीट करवा दी यहाँ पे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, या पढ़ रखे हो परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप का क्या होता है और इनका निरूपण, अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। बच्चों, अगर बात करें हम अपरिमेय और परिमेय, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से वास्तविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या।
यानी जो रियल नंबर्स होती हैं, वास्तविक संख्याओं को काहे से लिखते हैं? रियल नंबर से लिखते हैं। वास्तविक मतलब होता है रियल, और संख्या मतलब हो गया नंबर, तो वास्तविक संख्याओं को लिखते हैं रियल नंबर से। यानी इसका जो सिंबल होता है संकेतित करने का, वो होता है आर। इसमें हम समस्त अपरिमेय प्लस परिमेय संख्या, दो ही प्रकार की संख्याएं होती है। यानी कि वास्तविक संख्याओं को हम दो रूपों में बांट सकते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। उसके ऊपर आपने जो भी पढ़ा सब परिमेय में आता है। यहाँ से फिर अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर दें, थोड़ा सा अपना जो प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारा हम जो नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, होल नंबर पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, ऑड इवन पढ़ चुके हैं, तो अगर उनकी बात करें यहाँ पे, अगर इस परिमेय संख्या की बात करें तो इस परिमेय संख्या को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं होल नंबर में एंड इंटीजर, जो आपका वो फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। यानी कि परिमेय संख्याओं में कुछ भिन्न होती हैं और कुछ पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक और भिन्न। अब पूर्णांकों को हम डिवाइड कर देते हैं प्लस में और माइनस में, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब ये धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक हो गए। धन पूर्णांक को हम जब लेते हैं तो यहाँ से 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5। तो अगर यहाँ से 0 को हटा दें तो जो ये बनता है, ये क्या हो जाता है? प्राकृतिक हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इस प्रकार से नहीं बताया था, इसका रीजन ये था कि पहले आप जान लो प्राकृतिक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है। ये हमने पूर्णांक को यहाँ पे, ये जो आपका ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है? ये पूर्ण होता है। ये पूरा क्या होता है? पूर्ण होता है। लेकिन ये बात क्या हो गया आपका? ये बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक, ये पूर्ण होता है। बच्चों यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं को हम बाद में पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं। उससे पहले हम अपना जो पिछला अध्ययन है उसको डिवाइड करते हैं। जब जो पहले पढ़ चुके हैं तो परिमेय संख्याओं को डिवाइड करते हैं पूर्णांक में और भिन्न में। भिन्न जैसे 2/3, 3/4, 4/5, ये भिन्न हो गई जाती है। पूर्णांक की बात करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक पूर्णांक हो गए। पूर्णांकों को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। जो पूर्णांकों का प्लस वाला भाग होता है यहाँ पे, जिसमें हम जब पूर्णांकों की बात करें तो पूर्णांकों में हम पूर्ण संख्याएं लेते हैं। पूर्णांकों के धन भाग को क्या करते हैं? पूर्ण संख्याएं करते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याएं हो गई आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 से तक। अब इसमें से मैंने बताया था 0 को हटा दो, क्योंकि प्राचीन काल में 0 नहीं था। 0 की खोज आधुनिक शताब्दी में हुई थी, 15वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने की थी। तो 0 हट गया। जब 0 हट गया तो नंबर्स जो मिले वो क्या मिले? प्राकृतिक मिले। यहाँ पे ये बात पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम फिर बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर, जो हमारा आज का है उसी पर ध्यान देते हैं। अब बच्चों जो हमारा कोर्स है, जो सिलेबस है, अब बात करेंगे सिलेबस में अपरिमेय संख्याओं में यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं का निरूपण पढ़ाया गया है। पहले निरूपण कहाँ करेंगे? संख्या रेखा पर करेंगे। संख्या रेखा वास्तविक संख्या रेखा होती है। जो संख्या रेखा होती है आपकी, ये जो संख्या रेखा यहाँ होती है, ये प्लस इनफाइनाइट होता है, ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ये 0 होता है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -1। तो ये पार्ट होता है यहाँ पे, ये वास्तविक संख्या रेखा होता है यहाँ पे। और इस संख्या रेखा पे हम प्रत्येक संख्याओं को दर्शा सकते हैं, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो। ठीक है, आपने पिछली कक्षा में, कक्षा 8 में, 7 में, 6 में संख्या रेखा पर 2/3, 2/4 दर्शाया होगा। लाइक दैट, ऐसे जैसे कि कह रहा है कि 2/3 कहाँ पे है, तो 2/3 आपने यहाँ पे 0 लिख लिया होगा, ये 1 लिख लिया होगा, ये 2 लिख लिया होगा। अब 2/3 की बात कर रहा है, 2 में 3 पार्ट कर दो, 2/3 हो गया। इसके 1, 2, 3 पार्ट हो गया, ये हो गया 2/3। बात समझ में आ गई बच्चों? अब
हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा न्यू सिलेबस का है, जो न्यू क्लास का है, वो क्लास 9th का है। और क्लास 9th में हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्या क्या होती है? लाइक दैट √2, √3, √5, √7। ठीक है, आगे जो भी संख्या होती है तो इन्हीं का निरूपण पढ़ेंगे यहाँ पे हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। वो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, हम √n वेयर n बिलोंग्स टू रेशों, अगर n को निरूपित करते हैं तो उसके निरूपण के लिए हम √n-1 का निरूपण स्टार्ट करते हैं। जैसे बात करें, हमें √2 का निरूपण करना है संख्या रेखा पर, काहे का करना है? √2 का निरूपण करना है संख्या रेखा। किस प्रकार से करेंगे? पहले हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर ये 1 लिख दिया, फिर ये 2 लिख दिया। इतना काफी है यहाँ क्योंकि √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, 1 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी, तो 2 तक बहुत है। अब यहाँ पे हमने आपसे क्या कहा, अगर √n का करना है मतलब √2 का करना है मतलब √n-1 मतलब √1, √1 बिलोंग्स टू 1। 1 क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे इस पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, पहले इस वैल्यू पे आएंगे। अब यहाँ पे आ गए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर एक समझ ले गए तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे अगला सिस्टम क्या होता है? n निकालना है, n-1 देख लिया, ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे √n-1। अब यहाँ से फिर हम पढ़ते हैं एक एकक। एक एकक का मतलब हो गया एक स्टेप यहाँ पे ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ये हमारा हो गया एक एकक, ये ले लिया। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि ये आपका 1 है। अब बच्चों जब मूल बिंदु से इसको मिला देंगे तो यहाँ पे ये क्योंकि लंबवत है तो यहाँ पे लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। कक्षा 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, कथन पढ़ा होगा। अगर कहीं पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो वहाँ पर जो समकोण के सम्मुख भुजा होगी उसका वर्ग जो होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग होते हैं। यानी कि ये समकोण त्रिभुज AOB बन रहा है। ये 0 ओरिजिन होता है, यहाँ पे इसको O लेते हैं, तो AOB बन रहा है। यहाँ पे AO कर्ण है, क्या है? ये कर्ण है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम AO² निकालें तो ये हो जाएगा AB² प्लस OB², और ये आपका हो जाएगा 1 + 1, यानी कि AO² की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से AO की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2, यानी ये वैल्यू हो गई √2। ये √2 आ गया, ये √2 का बिंदु है। अब करना क्या है? आपको प्रकार भी रखना पड़ेगा क्योंकि ज्यामिति है ये क्या है? नंबर सिस्टम में हम यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं, तो पटरी प्रकार पेंसिल को रखना इंपॉर्टेंट है। आप अपना प्रकार में पेंसिल को फिट कर लीजिए, जो सिस्टम होता है फिट करने का ये लाइक दैट ये होता है। जैसे ये आपका प्रकार हो गया, ये पेंसिल हो गया, तो ये सिस्टम होता है। थोड़ा सा पेंसिल को थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, हल्का सा बढ़ा के रखते हैं, और ये प्रकार की नोक हो गई और ये आपकी पेंसिल की नोक हो गई। अब इसको ऐसे क्रॉस यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक चाप लगा देंगे। ये देखो हमने ये प्रकार पकड़ा और ये हमारा पेंसिल हो गया, ये हमने चाप लगा दिया। होगा आपको ये चाप लगा दिया। जो ये चाप लगाते हैं हम यहाँ से, ये जो चाप लगाते हैं ये रेखा वही तो होती है। यानी कि अगर संख्या ये तो यहाँ पे ऊपर हमने लिखाया कि ये डिस्टेंस √2 है। अब यहाँ पे आ गए तो ये क्या हो गया आपका? √2। इस प्रकार से हम संख्या रेखा का निरूपण करते हैं। यहाँ पे क्या स्टेप थे, कितने स्टेप लिए यहाँ पे देख लीजिए चरणबद्ध तरीके से। सबसे पहले प्रश्न उठा हमारा कि √2 का संख्या रेखा का निरूपण किया, तो हमने क्या किया? √2 को n लेट करके n-1 मतलब √1 का निरूपण किया। अब 1 तो पता ही है संख्या रेखा पर कहाँ होता है? एक एकक दूरी पर होता है, मूल रूप से एक एकक दूरी पर ले लिया। दूसरा स्टेप, उस n-1 से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फिर एक एकक ले लो, यानी कि पटरी का यूज करोगे। यहाँ पे इस लंबाई को नाप के यहाँ पे ऊर्ध्वाधर एक एकक लंबाई ले लोगे। इसके बाद इस ओरिजिन को हमने इस बिंदु से मिला दिया और यहाँ पे AO भी ले लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने AO की वैल्यू निकाली।
अब AO का मान निकल आया, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु O पर यानी ओरिजिन पर हमने क्या किया, प्रकार की नोट रखी और पेंसिल से A से होता हुआ एक चाप संख्या रेखा पर खींच दिया। वो चाप संख्या रेखा को जहां पर काटेगा वही बिंदु जो होगा आपका √2 होगा। वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √2 की वैल्यू होगी। आप इसको गणना से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी आपकी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, और बात क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो हम ये ले रहे हैं कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, संख्या रेखा बनाना। ये हमने ओरिजिन ले लिया 0, ये 1, ये नीचे लेते हैं, ये 1, ये 2 और √3 कह रहा है तो शायद इसकी वैल्यू 3 ले लिया, 3 तक ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब √3 की बात है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें √2 का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम √2 का निरूपण करेंगे, ठीक है। तो √2 का निरूपण अभी मैंने बताया कि ये ऐसे करेंगे और ये ऐसे आ जाएगा। ये जो स्थान होगा ये √2 का हो जाएगा, यानी ये स्थान हो गया। यहाँ पे सवालों को दो प्रकार से करते हैं। जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, मैं अपने कॉन्सेप्ट चलता हूँ, ठीक है। किसी बुक में जो लिखा है उसी को कॉपी करके नहीं मेरा मतलब है अपना खुद का कोई तरीका बनाओ। मैंने खुद अपने हिसाब से यहाँ पे सीखा है कि ये यहाँ पे √2 होता है तो हमने √2 एकक ले लिया जो हमारा सिद्धांत है। तो √2 एकक ले लिया। अब यहाँ से ऊर्ध्वाधर 1 एकक बढ़ना है, ये बढ़ गए 1 एकक बढ़ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाट कर देंगे, इसको हल्का सा ऐसे ऐसे कर दिया और इसको भी हल्का सा ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस ओरिजिन को यहाँ से फिर मिला देते हैं, ये O है, ये A है, ये B है। जब ये OA देखेंगे आपको ये √3 होगा और फिर यहाँ पे प्रकार की नोट रखिए, फिर ऐसे चाप लगा दीजिए। 2 से बाहर जा रहा है लेकिन 2 से बाहर नहीं जाएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। ये ऐसे √3 की वैल्यू 1.3 होती है। अब जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा सिस्टम है वो ये होता है, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे 0, 1, 2 √2 का निरूपण किया हमने तो इस प्रकार से किया। ये √2 हमारा यहाँ पे था, लाइट ये हमारा √2 था। तो अब क्या करेंगे, इस पर ऊर्ध्वाधर यानी कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए हम 1 एकक की दूरी लेंगे। यह हमारी √2 एकक की दूरी है। अब इस ओरिजिन को फिर ऐसे मिलाते हुए अब ये A हो गया, ये B हो गया, AOB में फिर जब ये AO निकालेंगे तो ये AO √3 ही आएगा। देखो कैलकुलेट कर रहे हैं, AO² AB² प्लस OB²। तो AO² आएगा, AB का स्क्वायर मतलब 1, OB का स्क्वायर मतलब 2, यानी कि ये आ गया 3। AO² आएगा √। बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे लगाया तो यहाँ पे इसको जो है ऐसे आप चाप लगा दीजिए, रखे प्रकार गिनो तो चाप लगा दिए, तो ये बिंदु होगा, ये आपका क्या होगा √3 होगा। तो बच्चों बात समझ में आ गई आपको। अब आप संभवतः 99% तक अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा पर प्रकट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, किसी भी चीज़ को कठिन समझ के मत चलिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज को। हमारा एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, जो 1.2 एक्सरसाइज है यहाँ पे, क्या ये एक्सरसाइज 1.2 की बात है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, सत्य या असत्य की बात कर रहा है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय आता है।
मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले अपरिमेय बात है, उसके बाद संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो क्या जो आपका ये -1 होता है √ के रूप में, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात तो गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखो यहाँ पे अभी मैंने धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल तो लिए थे, लेकिन सभी नहीं लिए थे। अगर सभी ले लें, जैसे हम √4 ले लें तो ये 2 होता है, इसे 2/1 लिख सकते हैं, जो कि परिमेय है। यहाँ पे हमारा जो ये कथन है वो गलत सिद्ध हो गया। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करें। तो बच्चों हम आपको केवल हिंट देंगे और आप इस क्वेश्चन को करिएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको किस प्रकार से करेंगे, इतना बताएंगे। यहाँ पे √5 की बात कर रहा है, तो ये √5 का मतलब हो गया पहले √4 दैट मीन्स 2 को आप यहाँ पे इंडिकेट कर लो। ये 0 है, ये 1 है और ये 2। यहाँ पे 2 इंडिकेट हो गए। अब 2 से 1 एकल बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 1 एकल बढ़ गया और इसको मिला के, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, √5 में √5 बिलोंग करता है √n को और ये बिलोंग करता है √n-1। तो हम पहले क्या करेंगे, √n को संख्या रेखा पर दिखाने से पहले √n-1 को दिखा के उससे ऊर्ध्वाधर 1 एकक की दूरी ले लें और जो क्वेश्चन बने उसे हल करके यहाँ पे जो सिस्टम बताया गया है उससे यहाँ पे चाप यहाँ से लगाएंगे तो किसको मूल देंगे, ये हमारा यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, प्रकार की सहायता से चाप लगा देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट था, वो था अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार होता है। अगर वो आपकी समझ में आ गया होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ये एक्सरसाइज तो आपकी पूरी होगी, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा उसी एक्सरसाइज में, ठीक है।